नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज करियर में। और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज एमबीए, और ये सब सवालों के जवाब हमारे साथ देंगे डायरेक्टर ऑफ भाभा यूनिवर्सिटी शीतल जैन जी। सर, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मैनेजमेंट क्या होता है। सर्वप्रथम तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से भारत के सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 4 दिन बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस है। और जहां तक मैडम ने मैनेजमेंट का सवाल किया है, तो एक किस्से के माध्यम से मैं मैनेजमेंट को समझाना चाहता हूं। एक विदेशी भारत आता है और कुछ समय भारत रहने के बाद जब वो अपने देश जाता है, विदेश जाता है, तो वहाँ पर वो सभी अपने जो भी दोस्त लोग थे उसके उनको बताता है कि भारत में एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखी है, बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पर एक पाई गई है। तो सभी ने पूछा कि वो क्या है। तो उसने कहा कि भारत में, हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी चीज़ चलती है जिसका नाम है जुगाड़। तो दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जुगाड़ क्या है। वह जुगाड़ ही मैनेजमेंट है। लोकल शब्द में हम उसको जुगाड़ कह देते हैं, लेकिन जब हम उसको लिटरेरी शब्द में उसका अर्थ समझेंगे, साहित्यिक शब्द का अर्थ समझेंगे, तो हम ये पाएंगे कि वह मैनेजमेंट ही है। जैसे कि हमारे यहाँ गृहिणियाँ होती हैं और किस प्रकार से वह अपने घर को चलाती हैं। राशन खत्म होने वाला होता है, उसके पहले ही वो अपने पति को बता देती हैं कि फला फला वस्तु चीज़ खत्म होने वाली है और आप ले आइए। तो यह एक प्रकार का मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को हम कई तरीके से समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारे पास में जो उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उनको हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से यूज करना है। जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, हमें उसको कब और कैसे यूज करना है, इस्तेमाल करना है, ये हमें मैनेजमेंट सिखाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक परिणाम या अधिक से अधिक आउटपुट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट हमें सिखाता है। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्राचीन काल से चलता आ रहा है, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में हमने उसको एक नाम दे दिया, पर्टिकुलर नाम दे दिए। इवेंट मैनेजमेंट नाम दे दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट नाम दे दिया, टाइम मैनेजमेंट हमने नाम दे दिया। तो ये नाम हमने आज दिए हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऐसे देखा जाए तो लोगों को नया लगता है, लेकिन ये नया नहीं है। बहुत ही लंबे समय से हम इससे परिचित हैं। और जैसे कि पहले जो हुआ, घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भी लोग समय का अनुमान लगा लेते थे कि अभी कितना बज रहा होगा। तो इस प्रकार से हम मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। और मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि कुछ नियम इसमें भी लागू होते हैं जिन नियमों का हमें पालन करना होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आपकी होती है, कैसे आपको डिसीजन लेना है, अल्टीमेटली सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। तो किस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, ये आपकी इंटेलिजेंस और आपकी कला ही काम आएगी। तो एक आर्ट भी है मैनेजमेंट और एक साइंस भी है। कई प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि भाई लोगों से काम करवाने की जो कला होती है उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो भी एक चीज है। कई प्रकार से हम मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। और अब हम जानना चाहेंगे एमबीए के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे उनके सवाल होते हैं जो एमबीए करना चाह रहे हैं। तो उनको एमबीए करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? और अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसकी तैयारी आखिरकार आज के स्टूडेंट्स कैसे करें? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमारे देश में, भारत देश में 20 IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जो विद्यार्थी IIM में MBA करना चाहते हैं, उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको कैट की तैयारी करना होती है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और इसके लिए ये बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम होता है, बहुत अच्छे से तैयारी विद्यार्थी को करना होती है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही जो कट ऑफ आता है, मेरिट लिस्ट बनती है। और मेरिट लिस्ट के आधार पर जो मैंने 20 IIMs बताए हैं कि हमारे भारत देश में भी चल रहे हैं, फिर उनकी रैंकिंग के हिसाब से उनको प्रवेश दिया जाता है। तो एंट्रेंस टेस्ट भी इसमें होता है। बट IIM के अलावा अगर हम बात करें
तो भारत देश में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, तो सभी में एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी विद्यार्थी एमबीए कर सकता है। सर, एमबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? एमबीए करने के लिए विद्यार्थी को मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। विद्यार्थी को ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं। अगर व्यक्ति जनरल से है तो उसको मिनिमम 50% स्कोर करना होता है उसके ग्रेजुएशन में, और अगर वो ओबीसी एससी एसटी में आता है और उसके पास में अगर डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 45% का होता है। अगर इससे 1 पॉइंट भी कम होता है तो वो एलिजिबल एमबीए करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। सर, हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए करने से पहले वो कैट की तैयारी करते हैं, उसके लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के हैं जो कोचिंग प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बुक्स होंगी जिनसे वो कैट की तैयारी कर सकते हैं? जी, मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर विद्यार्थी बुक स्टोर पर जाएंगे और उनसे कैट की तैयारी के लिए बुक के लिए डिमांड करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस लेना होगा कि कैट में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनमें माइनस मार्किंग भी होती है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है जो आपने स्कोर किया हुआ है। इसके लिए एक और टेस्ट होता है मैडम, मैट का टेस्ट होता है। तो मैट का जो टेस्ट होता है उसमें भी माइनस मार्किंग होती है और उसमें 1/4 मार्किंग माइनस मार्किंग होती है। तो विद्यार्थी को इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि हम किस प्रकार से उसकी तैयारी करें, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाई लेवल का एग्जाम है और बहुत ही टफ होता है, इजी नहीं होता। मैट कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है, इजी मोड में होता है, बट कैट इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पूरे प्रयास, आपको एक्टिव प्रयास करना होंगे अगर आपको कैट क्वालिफाई करना है तो। बिल्कुल प्रयास तो करना होंगे सर। और एमबीए के स्पेशलाइजेशन क्या होता है? क्या स्पेशलाइजेशन होता है इसका एमबीए करने के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। स्पेशलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो आज देखेंगे कि हम एमबीए में 150 से 200 स्पेशलाइजेशंस चल रहे हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैं भाभा यूनिवर्सिटी से हूं और अगर हम भाभा यूनिवर्सिटी में जो स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं विद्यार्थियों के लिए, उनकी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 9 स्पेशलाइजेशंस एमबीए में अवेलेबल हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद्यार्थी ले सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट ले सकते हैं, रिटेल मैनेजमेंट ले सकते हैं, बैंकिंग ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके लिए अवेलेबल है, इंटरनेशनल बिजनेस भी एक ऑप्शन है उनके लिए। और जो मेडिकल फील्ड से आते हैं, हालांकि ये सभी के लिए कॉमन है, बट मोस्टली जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमारा लास्ट स्पेशलाइजेशन है, वो जो मेडिकल फील्ड से विद्यार्थी आते हैं वो मोस्टली उसको सिलेक्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं। बट इसको कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम का हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ले सकता है। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैट या मैट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो जो स्टूडेंट्स जब क्वालिफाई नहीं कर पाते तो हम भी देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हताश निराश हो जाते हैं कि उन्हें एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे? क्या उन्हें प्राइवेट कॉलेज का सहारा लेना चाहिए जो कैट नहीं मांग रहे हैं आज के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या जो कैट का और मैट का जो एग्जाम है वो हर कॉलेज में इम्पोर्टेंट हो गया है? नहीं, देखिए मैडम, कैट और मैट कंपलसरी नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि वो विद्यार्थी जो कैट या मैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कई विद्यार्थी कर लेते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। ऐसा कभी भी आप ना करें। देखिए, सिचुएशन जीवन है, जीवन में कई प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, ऑड सिचुएशंस भी आती हैं, इवन सिचुएशंस भी आती हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट उन सिचुएशंस को हैंडल करना ही मैनेजमेंट है। कितना स्मार्टली, कितना टैक्टफुली हम उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं, तो वही आपके जीवन में काम आने वाली हैं। तो आपने कैट क्वालिफाई नहीं कर पाए, मैट क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कि मैं भाभा यूनिवर्सिटी से आया हूँ, तो भाभा यूनिवर्सिटी जैसी कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बिना कैट और मैट के आप वहाँ पर जाकर के एमबीए कर सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
अगर आपने कैट मैट नहीं किया है तो भी आप MBA कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है कि जनरल के लिए 50% कंपलसरी है, OBC SC ST के लिए 45 कंपलसरी है, तो वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। बिल्कुल सर, और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? फीस स्ट्रक्चर मैम डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़, बट हमारे यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाभा यूनिवर्सिटी जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कार्य करती है, और हमारे जो चेयरमैन साहब है डॉक्टर सुनील कपूर सर, तो उनका एक ही एम है, एक ही मोटो है कि गरीब से गरीब बच्चा भी एजुकेशन लेने से वंचित ना हो। मतलब गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ाई कर सके, MBA कर सके, BE BTech कर सके, तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो हमारी जो वेबसाइट है भाभा यूनिवर्सिटी की, उस पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं, उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे भाभा यूनिवर्सिटी में, जैसा कि हम एक चीज़ हमेशा बात करते हैं कि प्लेसमेंट की हमेशा मतलब क्वेश्चन एक आता है कि अगर मैं MBA करता हूं तो प्लेसमेंट मेरा होगा कि नहीं होगा। प्लेसमेंट डिपेंड करता है, इसके साथ में एक वर्ड और होता है जिसका नाम है ट्रेनिंग। हम हमेशा प्लेसमेंट की बात करते हैं लेकिन ट्रेनिंग की बात कभी भी नहीं करते। ऐसा क्यों? अगर हम ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे तो प्लेसमेंट आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि पहले ये तो पता चले कि हमें जवाब देना कैसे है। सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है। लेकिन कई सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि कैसे स्मार्टली हम इन सिचुएशंस को हैंडल करें, क्या क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उसका क्या जवाब दें। तो मुझे ये लगता है कि ट्रेनिंग भी बच्चों को देना उतना ही ज़रूरी है जितना प्लेसमेंट है। तो भाभा में हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी काम करती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं खुद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे यहाँ विद्यार्थियों को इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, ग्रुप डिस्कशंस की भी उनको प्रिपेयर किया जाता है कि ग्रुप डिस्कशंस कैसे होता है, उनके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, कैसे तैयारी की जाती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम विद्यार्थियों को बताते हैं, और जब विद्यार्थी इन चीज़ों को सीखता है तो उनके लिए प्लेसमेंट बहुत ईजी हो जाता है। सर बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं भोपाल से, नितेश जैन। नितेश, क्या कुछ सवाल हैं आपके सर से? मैडम जैन सर से मेरा सवाल था जी कि सर फाइनेंस से अगर MBA किया जाए तो कितना प्रॉफिट होता है, हमारे बालक को करवाना था हमें जी। और क्या होटल मैनेजमेंट भी में स्कोप अच्छा है सर? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया नितेश जी आपने। आपका स्वागत है हमारे स्वराज चैनल में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट और उसके स्कोप की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वैकेंसीज आती हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अपार संभावनाएं MBA के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैं। होटल मैनेजमेंट एक अलग स्ट्रीम हो जाती है, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट जनरली 4 साल का होता है और MBA 2 साल का होता है। सर, और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि मैनेजमेंट का हमारी लाइफ में मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे कि मैंने शुरुआत किया था कि बिना मैनेजमेंट के मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर हम टाइम को मैनेज ना करें, अगर हम फाइनेंस को मैनेज ना करें, अगर हम अपने पास जो रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज ना करें, तो सोचिए हमारी लाइफ कैसी होगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 कमाता है तो उसको ये पता होता है कि मुझे इस 50,000 का कहाँ, कब और कैसे यूज करना है, कितना मुझे बैंक में डिपॉजिट करना है, कितना मुझे जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उसमें खर्च करना है, और कितना मुझे रिजर्व फंड के लिए रखना है। तो अगर हम रिसोर्सेज को जो हमारे पास में अवेलेबिलिटी है हम उनको मैनेज करेंगे। जो हमारे पास में टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, टाइम को व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है क्योंकि टाइम को बहुत लाइटली लेकर के चलता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने समय को मैनेज नहीं किया, समय रहते अगर वो नहीं चेता, तो बाद में उसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए समय का हम विशेष ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट मतलब डेली रूटीन में भी हम टाइम को मैनेज करें,
और अपनी लाइफ लॉन्ग में भी हम उसको कैसे मैनेज हमें समय को करना है, कब कौन से काम को करना है, वो टाइमली अगर हम नहीं करेंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे हो जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे नोकिया था, पूरा लगभग मार्केट उसने कैप्चर किया, बट समय के साथ वो नहीं चला। तो आज देखिए मार्केट में नोकिया का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। तो इतना बड़ा ब्रांड अगर मार्केट से गायब हो सकता है, तो हम तो एक मतलब एक इंसान है, तो हमें रिसोर्सेस को, समय को, हर चीज को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस लाइफ। इसी के साथ हमारे साथ इंदौर से एक दर्शक यास्मिन जुड़ चुके हैं। बिल्कुल यास्मिन, क्या कुछ सवाल हैं आपके सर से? मैं सर से सवाल करना चाहती हूँ। असल में मैंने आज से अपनी पढ़ाई पूरी की है, ग्रेजुएशन किया है, और अब क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना डायरेक्शन एमबीए की तरफ लेकर के जाऊँ, तो कैसे मुझे रास्ता मिलेगा ठीक तरीके से? आप थोड़ी सी गाइडलाइन दे पाए तो। यास्मीन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये चीज़ मेरे से छूट रही थी। तो जैसे कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया था कि जनरल के लिए 45 है और ओबीसी एससी एसटी के लिए मिनिमम 45% होता है। इसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अगर उसने ग्रेजुएशन में आर्ट्स लिया, साइंस लिया, कॉमर्स लिया या बीटेक किया, कोई भी किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी एमबीए कर सकता है। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर जैसे आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स लिया था और अब आप एमबीए करना चाहते हैं, मैनेजमेंट के विद्यार्थी होना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई लिमिटेशंस नहीं है। सर, एमबीए में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो क्या कुछ सब्जेक्ट रहते हैं? क्या अलग अलग स्ट्रीम के जरिए उसमें सब्जेक्ट रहते हैं, या सभी के सब्जेक्ट जो रहते हैं वो सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं? नहीं, देखिए इसमें फर्स्ट ईयर जो होता है, मतलब शुरुआती जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, ये सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन होता है। थर्ड सेमेस्टर से फिर स्पेशलाइजेशन विद्यार्थी को लेना होते हैं। और अगर मैं भाभा विश्वविद्यालय की बात करूं तो हमारे यहाँ पर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन मिलता है, जो कि व्यक्ति को आगे करियर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो कोई भी विद्यार्थी हो वो एट अ टाइम 2 स्पेशलाइजेशन ले सकता है। एचआर मार्केटिंग ले सकता है, एचआर फाइनेंस ले सकता है, फाइनेंस और आईटी ले सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट्स। तो विद्यार्थियों को ध्यान में रखने वाली जो बात होती है वो ये होती है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, और अगर उन्होंने कहीं काम किया है तो किस फील्ड में काम किया है। अगर किसी ने फाइनेंस में किया है और अब वो आईटी में जाना चाह रहा है, तो ये चीज़ें व्यक्ति को, विद्यार्थियों को ध्यान में रखने की होती है कि मुझे जिस फील्ड का नॉलेज है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा तो मुझे वो चीज़ें हेल्प करेंगी। कभी कभी विद्यार्थियों में ये देखा जाता है कि हमें मार्केटिंग में हमने पहले कहीं 2 साल काम किया है और उसके बाद में फिर हम आईटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उसको ये देखना होगा कि मैं आईटी में रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक दर्शक रोहन यादव अब्दुल्लागंज से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल रोहन, क्या कुछ सवाल हैं आपके सर से? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, मैं एमबीए कर रहा हूँ। एमबीए में क्या स्कोप है, आप ये बताइए मुझे। देखिए एमबीए में इतना बढ़िया स्कोप है रोहन जी कि शायद ही किसी स्ट्रीम में होगा। इसका मैं मतलब एक एग्जांपल देके मैं आपको इसको क्लैरिफाई करता हूं। अगर किसी विद्यार्थी ने बीटेक किया है, बीटेक में भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर किसी ने सिविल से बीटेक किया है, वो मैकेनिकल में काम नहीं कर सकता। अगर किसी ने ईएक्स से बीटेक किया हुआ है तो वो दूसरी फील्ड में काम नहीं कर सकता। अगर किसी ने फार्मेसी की हुई है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकता। मतलब ये है कि उनके लिए स्कोप लिमिटेड होता है, उनके लिए कई सारी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज है, स्कोप इतना ब्रॉड है एमबीए में कि आप, जैसे मैंने अभी स्पेशलाइजेशंस जो बताए आपको, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होता है। और कई सारे सर्विस सेक्टर तो ऐसे हैं कि वो सिर्फ एमबीए मांगते हैं। आपने किसी भी स्पेशलाइजेशन से एमबीए किया हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, प्रेफरेबली वो फाइनेंस को लेते हैं जिन्होंने फाइनेंस से किया हुआ हो या मार्केटिंग से किया हुआ हो। बट अगर आपने एमबीए किया हुआ है, एमबीए की डिग्री आपके पास में है, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। फाइनेंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर एमबीए के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं। एचआर में भी हैं, आईटी में भी आप जा सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत अच्छा एक अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस में आप जा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में आप जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के
जहाँ पर काम होते हैं, जो कंपनीज हैं जो उसमें डील कर रही हैं, वहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं। कई सारी स्ट्रीम्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ पर किन स्पेशलाइजेशंस की व्यवस्था है। जैसे कि मैंने जो अभी स्पेशलाइजेशंस आपको बताए, ये सारे के सारे स्पेशलाइजेशंस भाभा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। सर, रोहन से ही जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है। सर, एमबीए करने के बाद जॉब प्रोसेस क्या होती है? किन कंपनीज में जो एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीए अपना कंप्लीट कर लिया है, वो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? किस कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं? जी देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एमबीए में कई सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, तो जो टॉप मोस्ट कंपनीज होती हैं वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में एमबीए किए हुए कैंडिडेट्स को ही लेती हैं। जैसे अगर कोई आईटी की कंपनी है, तो अगर उस व्यक्ति ने, विद्यार्थी ने आईटी में एमबीए किया हुआ है, तो वो उसी को प्रेफर करती हैं, किसी और स्पेशलाइजेशन के कैंडिडेट्स को प्रेफर नहीं करती हैं। बट अगर हम जनरल एक सिनेरियो की बात करें, जैसे एफएमसीजी हो गया, तो एफएमसीजी में आपने किसी भी स्ट्रीम से एमबीए किया है, आपको वो ले लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप चाहें तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप किसी भी स्ट्रीम को वो ऑप्ट कर लेते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स को अगर हम छोड़ दें, तो एमबीए अगर आपने किया हुआ है जहां पर स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट जैसे नहीं होती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में एचआरएम की कई सारी वैकेंसीज आती हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं, मैनेजर लेवल की पोस्ट वहाँ पर कैंडिडेट को ऑफर की जाती है। तो आपको ये देखना होगा कि मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करना होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्यक्ति जॉब सर्च करने के लिए मार्केट में चला तो जाता है, बट वो ये नहीं देखता कि मैं एम्प्लॉयेबल हूँ भी अथवा नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में बोला था कि प्लेसमेंट के बारे में सब बात करते हैं, बट ट्रेनिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। तो अगर आप पॉलिश्ड नहीं हैं, अगर आप अप टू डेट नहीं हैं, अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, आप एम्प्लॉयेबल नहीं हैं, तो यकीन मानिए किसी भी बड़ी कंपनी में आपके लिए एंट्री बहुत ही मुश्किल और टफ हो जाएगी। तो भाभा विश्वविद्यालय, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हम विद्यार्थी को देते हैं। कैसे हम उसको करंट सिनेरियो जो चल रहा है मार्केट में, किन चीज़ों की डिमांड है, किस प्रकार के स्किल्स की रिक्वायरमेंट कंपनीज को रहती है, तो उसके हिसाब से हम बच्चे को पॉलिश करते हैं, उनको तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं। देन वो मार्केट में जब जाते हैं तो उनको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। सर, कहीं ना कहीं आज हमारी पूरी बात करियर से जुड़ी हुई है, तो करियर से जुड़ा हुआ एक सवाल यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो घबरा जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, कैट मैट की तैयारी कर रहे हैं, तमाम एग्जाम दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमबीए की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, तो करियर पर फोकस आखिरकार आज के स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए? और जो स्टूडेंट्स कोचिंग प्रेफर नहीं कर पाते हैं, उन स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करना चाहिए, अपने करियर पर फोकस कैसे बनाए रखना चाहिए और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए ये डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के आईक्यू लेवल पर। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा में या टीचर एक बार बताता है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार बताने के बाद भी याद नहीं होता है। तो जिन विद्यार्थियों का आईक्यू बहुत अच्छा है तो वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को गेन कर लेते हैं, लेकिन जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा डाउन है तो उनको बार बार बताना पड़ता है। तो जिनका आईक्यू लेवल कमज़ोर है उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उतनी देर में वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ें उनको लर्न हो जाती हैं। तो जिनका आईक्यू लेवल, जिन विद्यार्थियों का कमज़ोर है, उनके लिए मैं एक थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओम जो होता है, ओंकार की जो ध्वनि है, अगर सुबह दोपहर शाम आप शांत मन से ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल निर्विकल्प हो जाइए, कुछ मत सोचिए, और ओंकार की ध्वनि का अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और जो बच्चे बार बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों से हताश हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव प्रयोग सिद्ध होगा।
बिल्कुल सर, समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अंत में मैं 4 पंक्तियां मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल। सुनाना चाहूंगा कि मैनेजमेंट से ही अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट से ही गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट से ही अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट से ही गवर्नमेंट है, मैनेज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी एक पनिशमेंट है। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई हैं। तो ये आज के थे हमारे मेहमान शीतल जैन जी। उम्मीद करती हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। बहुत ही अच्छे से इन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी, मैनेजमेंट को परिभाषित किया है। तो अपने सभी दर्शकों की उम्मीदों पर ये खरा उतरी हूं और उम्मीद करती हूँ कि सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंच चुके होंगे। तो आज के खास कार्यक्रम स्वराज करियर में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।